शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। हमारा आबाई गांव मुल्तान के पास वाक़े था। हमारे आबाओ अजदाद की यहाँ जमींदारी थी और वो मुद्दतों से यहाँ आबाद थे। वालिद साहिब को विरासत में जागीर तो नहीं मिली, बस थोड़ा सा हिस्सा मिला था जिसकी काश्त से अच्छा गुजारा हो रहा था। ताहम एक छोटा जमींदार भी लगन के साथ अपनी जमीनों की आबियारी करता रहे तो निस्फ उम्र गुजरने तक वो बहुत खुशहाल हो जाता है और काफी रकम पस अंदाज कर सकता है। बात बस तरीके और सलीके से जिंदगी गुजारने की है। मेरे वालिद ने भी अपने आबाओ अजदाद की तरह जमीनों से मोहब्बत की, क्योंकि वो समझते थे कि ये रिस्क का जरिया और खुशहाली की जमानत है। वो कहा करते कि जमीन है तो इज्जत है, अगर ये नहीं तो दर दर भटकना बहुत घाटे का सौदा है। लिहाजा जमींदार बड़ा हो या छोटा, इसे अपनी जमीन नहीं बेचनी चाहिए। तभी वालिद साहब ने कभी मुलाजमत का नहीं सोचा। साल भर का इनाज और कपास की फसल से इतनी आमदनी हो जाती थी कि घर में किसी शय की तंगी न थी। बैंक बैलेंस भी इतना रहता कि चाहते तो कारोबार कर सकते थे। दोस्त मशवरा भी दिया करते, मगर वो कहते कि जमींदार को जमींदारी ही रास आती है। ताजिर होने के लिए तजर्बा चाहिए और तजर्बा बाप दादा से मिलता है। हमारे बाप दादा काश्त के माहिर थे, हम भी जमींदारी से ही फलते फूलते रहेंगे। कारोबार हमारे बस का रोग नहीं है। वो ये भाषण और लंबी तकरीरें जब हम बच्चों के सामने करते तो हमें बड़ी बेजारी होती, खास तौर पर भाई को कि जिन्हें ज़राअत से जरा भी दिलचस्पी ना थी। इसे तालीम हासिल करने और शहर जाने का शौक था। वालिद साहिब तालीम के खिलाफ ना थे। उन्होंने सब बच्चों को तालीम दिलाई, लेकिन वो अपने आबाई इलाके को छोड़कर शहर जाने के हर गज कायल नहीं थे। जब मैंने मैट्रिक पास कर लिया तो वालिद को मेरे ब्याहने की फिक्र हो गई। उन्होंने झटपट अपने करीबी अजीज के बेटे के साथ मेरी शादी कर दी। जब मैं दुल्हन बनी, उम्र 17 साल थी। मेरे शौहर की भी थोड़ी सी अराजी थी। अपनी ही जमीन पर सड़क किनारे चंद दुकानें भी थीं। ससुराल वाले अमीर कबीर न मिले, मगर जैसा मैं कि मैं खुशहाल थी वैसे ही ससुराल में भी थी। सबसे बड़ी बात यह कि शौहर मोहब्बत करने वाले थे। शादी के साल बाद ही मुझे बच्चों ने घेरना शुरू कर दिया। वक्त के साथ एक के बाद दीगरे 4 बच्चे हो गए और मैं उनकी मासूम चाकारों में खो गई। लगता था अब इस मुतमईन जिंदगी में कोई गम न आएगा, मगर सुकून और मसरत के बरस छोटे होते हैं। कौन सा आदमी है जिसने गम के साथ मौत का वार नहीं सहना। मेरे दर पर भी एक रोज एक बुरी खबर ने आकर दस्तक दी और मेरी सारी खुशियां हुआ में तहलील हो गईं। इत्तला लाने वाले ने बताया कि अब के शौहर जो दोस्तों के साथ शिकार पर गए थे, उनको कुत्ते ने काट लिया और अस्पताल ले गए हैं। इन दिनों कुत्ते के काटने पर पेट में 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे। कोई किस्मत वाला होता तो बच जाता, वरना कोई इलाज न था। ये कुत्ता जंगली था जो अचानक झाड़ियों से निकलकर उन पर हमला आवर हो गया था। एक दोस्त ने इस कुत्ते पर फायर करके उसे हलाक कर दिया और ये लोग जो सुअर का शिकार करने गए थे, जो फसलों को खराब करते थे, खुद गम का शिकार होकर आ गए। अल्लाह ताला जिसे चाहे लंबी उम्र दे, वरना तो एक फांस भी मौत का बहाना बन सकती है। अजमल भी कुत्ते के काटने से ना बच सके और मैं बच्चों की जिम्मेदारियां निभाने को अकेली रह गई। जवानी में तो बेवगी मुसीबत के पहाड़ की तरह टूटती है। हमारा सारा असासा मेरे शौहर थे। अपने पीछे वो जो असासा छोड़ गए, इसमें भी कानूनन और शरन उनके रिश्तेदारों की शिराकत मौजूद थी। बच्चों के हिस्से में जो कुछ आया ज्यादा ना था, बस गुजारा था। उन्हीं दिनों मेरे भाई सालार कॉलेज की तालीम से फारिग हो गए। अब्बा जी ने इसको खेतों की देखभाल पर लगाना चाहा, मगर उसने उन्हीं दिनों तालीम मुकम्मल की थी और नया नया शहर से आया था। वो अब देहात को रिहाइश के लिए छोटा जान रहा था और जमींदारी इसके नजदीक मशक्कत तलब और फरसूदा सी बात थी। इस बारे कई बार अब्बा जान से बहस हो चुकी थी। अब्बा जी समझाते थे, बेटा हम खेतों के मुहाफिज हैं, जमीन ने मां बनकर हमें पाला है, जमीन से गद्दारी में आफियत नहीं है। मेरा कहा मानो, अपनी जमीनों की देखभाल करो और मुलाजमत का ख्याल छोड़ दो। मगर भाई का कहना था कि अब्बा जी आजकल जमींदारी में वो इज्जत नहीं रही जो पहले थी। आज एक मामूली हारी भी अपनी मनमानी करता है और हमारे मुंह को आता है, और हम कोई ऐसे बड़े जमींदार भी नहीं, मामूली आदमी हैं। अगर हम जमीनें फरोख्त करके बिजनेस कर लें तब ही आज के दौर में पनप सकते हैं। आजकल हर शख्स दौलत के पीछे भाग रहा है, बल्कि दौलत के पीछे नहीं, इज्जत के पीछे भाग रहा है। जहां दौलत से इज्जत हासिल होती हो, वहां लोग दौलत के पीछे नहीं भागेंगे तो क्या करेंगे। अब्बा जी सादे गांव के आदमी, उन्होंने शराफत को इज्जत का मेयार जाना था और यही समझते थे कि इज्जत दौलत में नहीं बल्कि शराफत में है,
और भाई नए जमाने का लड़का था। शहर जाकर कॉलेज से तालीम पाई तो खुद को हम सबसे मुख्तलिफ समझने लगा। वो अब कॉलेज से वाबस्ता तालीम याफ्ता बातें करते हुए ये भला चुका था कि हर खानदान की रवायात को पिल भर में तो नहीं मिटाया जा सकता, मगर नए खून में तो नया जोश होता। बिलाखिर अब्बाजान ने हार मान ली और कह दिया कि बेटा, वालिदैन तो बच्चों की खुशी के लिए जीते हैं। तुम खुश तो मैं भी खुश। तुमको अगर कोई अच्छी और बाइज्जत मुलाजमत हासिल होती है तो कर लो। जमींदारी को तुम्हारा छोटा भाई देख लेगा। अब्बा जी, मुलाजमत जब भी अच्छी मिल गई कर लूंगा। अभी तो मैं बिजनेस करना चाहता हूं और शहर में रहना चाहता हूं, और अब जानते हैं कि कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया चाहिए। बेटा, मैंने लंबे अरसे से रकम जोड़नी शुरू की थी। अब इतना रुपया जमा कर लिया है कि 2 मुरब्बा और खरीद लूं और रकबा बढ़ा लूं, ताकि विरासत में मेरे सारे बच्चों को जमीन का इतना टुकड़ा आ जाए कि वो अपने कुंबे के साथ इज्जत से खुशहाली की जिंदगी बसर कर सकें। ये सुनकर सालार रुपड़ा के वो तरक्की करना चाहता था। कहते हैं बड़ों के दिल बड़े होते हैं। सो वालिद बोले, तुम्हारी खुशी के लिए मैं सरमाया कारोबार के लिए तुमको दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे कि इसको ऐसे कारोबार में लगाना कि पैसे के ज़ाय न होने की जमानत रहे। तुमको कारोबार का तजर्बा नहीं है और लोग घाघ होते हैं। कहीं ऐसे लोगों में फंस गए तो मुनाफा दूर की बात, असल जर से भी जाओगे। भाई ये सुनकर खुश हो गए। कहा, अब्बा जी, मेरा यकीन कीजिए कि रुपया को महफूज जगह लगाऊंगा और साथ मुलाजमत भी तलाश करूंगा। आप बस दुआएं देकर मुझे शहर रुखसत कीजिए। आपके मशवरे के बगैर कोई कारोबार शुरू ना करूंगा। इसके बाद सालार कई बार शहर गए और वापस आए। उनको माकूल मुलाजमत ना मिली। आला पोजीशन में BSc का इम्तिहान किया था। वो ऐसी मुलाजमत ढूंढ रहा था कि जिसमें इज्जत हो। हम जिस बात को आसान समझ रहे थे इतनी आसान ना थी। जब मुलाजमत की तलाश को सालार निकला तो हर जगह भारी रिश्वत, अकरबा परवरी तो कहीं इलाकाई तासुब। शहरी लड़कों के मुकाबले में एक देहाती लड़के के लिए अच्छे ओहदे के हुसूल में काफी दिक्कतें दरपेश थीं। उन्हीं दिनों एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम से मुलाकात हो गई। उसने बातों बातों में बताया कि एक नई फिनांस कारपोरेशन खुली है। अगर इसमें अपनी तरफ से उनकी मुकर्ररा हद के हिसाब से सरमाया जमा करवा दो तो कंपनी में मैनेजर का ओहदा मिल सकता है। सरमाया भी महफूज रहेगा और उस पर सूदा मुनाफा भी मिलता रहेगा, जिसकी शरह बैंक की शरह से ज्यादा है। इस रिटायर्ड पर्सन ने अपना तमाम रुपया जो रिटायरमेंट के बाद मिला था इसी फिनांस कंपनी में लगा दिया था। चूंकि इसके बच्चे नहीं थे, सोचा कि जो मुनाफा मिलेगा गुजारा चलता रहेगा। भाई फौरन इस फिनांस कारपोरेशन के मालिकान से जाकर मिला। उन्होंने कहा, हम दूसरे शहर में अपनी कंपनी की ब्रांच खोल रहे हैं। अगर तुम मतलूबा रकम जमा करवा सको तो हम तुम्हें इस नई ब्रांच का मैनेजर बना देंगे। तुमको इस तरह यह फायदा होगा कि अच्छी तनख्वाह के साथ साथ रकम पर 12% मुनाफा मिलेगा और तुम्हारा असल सरमाया जूं का तो महफूज रहेगा। सालार को यह सौदा अच्छा लगा। अब्बाजान से सरसरी बात की कि एक शख्स ने इस तरह सरमायाकारी की है, मगर खुलकर इजाजत ना ली के वालिद जहां दीदा थे जरूर मना करते। वालिद ने अपनी राय का इजहार कर दिया कि जिस शख्स ने कंपनी पर अंधा एतमाद करके ऐसा किया है इसे सरमाए से हाथ धोने पड़ जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग पहले कंपनियां कायम कर लेते हैं और फिर लोगों से रकमें ऐंठ कर चलते बनते हैं और खुद को दिवालिया जाहिर कर देते हैं। तुम ऐसा मत करना वरना मेरी तो सारी जिंदगी की पूंजी डूब जाएगी। अब्बा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? कितने ही घरानों का सरमाया उन कंपनियों में लगा हुआ है। कैसे ये कंपनियां इतने सारे लोगों के साथ फराड कर सकती हैं? इतना बड़ा फराड कोई भी आसानी से नहीं कर सकता, जबकि उन कंपनियों के बेशतर मालिकान मुल्क की जानी पहचानी शख्सियात हैं। जरूर हमारी वजारत खजाना के इल्म में ये लोग होंगे। आप तो बस बाल की खाल निकालने बैठ जाते हैं। अब पुराने वक्तों के लोग नए अहद के तकाजों को समझ ही नहीं सकते, जबकि मेरे पास भी काम की तालीम भी है और फिनांस बारे खूब पढ़ा है कि सरमाए को कैसे बढ़ाया जाता है। बेटा, तुमने लाख फिनांस बारे पढ़ लिया, मगर मेरी नाकिस अक्ल ये कहती है कि देहात के लोग अपनी रकमों को ज्यादा शरह मुनाफा के लालच में बैंकों में जमा करवाने की बजाय इन फिनांस कंपनियों में जमा करवाते हैं कि रकम नहीं डूबेगी। लालच उन पर गालिब आ जाता है। नहीं अब्बा जान, इस तरह गरीब देहाती नौजवानों को रोजगार मिलता है। वो खुद और अपने रिश्तेदारों को बावर करवाकर उनकी रकूम भी लाते हैं तो ये कंपनियां मजबूत हो जाती हैं। उनकी रकूम न सिर्फ महफूज हो जाती हैं, कारोबार चल पड़ने की बदौलत वो बाद में जब चाहे निकलवा भी सकते हैं। अब्बा जी ने मजीद इसे समझाना वक्त का जिया जाना। वो भाई के सामने बेबस हो गए। समझ गए थे कि ये नादान मुंह के बिल गिरने वाला है।
भाई ने जो सोचा था कर गुजरा और वालिद साहिब की रजा के बगैर सरमाया एक नई फिनांस कंपनी में लगा दिया, इस लालच में कि वो इस कंपनी की नई ब्रांच के एरिया मैनेजर बना दिए जाएंगे। तनख्वाह और मुनाफा मिलेगा और असल सरमाया भी कंपनी के पास महफूज हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। भाई ने रुपया कंपनी के हवाले किया, नई ब्रांच में उनको मैनेजर लगा दिया गया, तनख्वाह मिलने लगी और मुनाफा भी। 4-5 माह तो बड़ी खुशी के गुजरे, कंपनी ने गाड़ी भी दे दी। भाई की शादी की बात पक्की हो गई कि अब मैनेजर थे, अच्छी तनख्वाह और गाड़ी भी थी। ब्रांच में मेरा भाई सफेद ओसिया का मालिक था, उनके दस्तखत के बगैर कोई रकम न निकल सकती थी। उन्हीं दिनों मालिक ने कंपनी खसारे में देखकर मुल्तान की एक अच्छी सियासी फैमिली को फरोख्त कर दी। नए मालिक ने सालार को कहा कि तुम अगर इतनी रकम और जमा करवा दो तो तुम ही को मैनेजर बना देंगे। बाप की सारी पूंजी और रिश्तेदारों की रकूम को वो पहले ही कंपनी को जमा करवा चुका था, अब मैनेजर कोई और बन जाता, ये इसको गवारा ना था। लिहाजा वो सवाली बनकर मुझ बेवा के पास आया और मुझसे अपनी मुश्किल बयान कर दी। अपने माँ जाए का सवाली चेहरा देखकर मैं शशोपंज में पड़ गई। एक तरफ भाई ने झोली फैलाई थी, दूसरी जानिब मेरे यतीम बच्चों का सवाल था। मेरे पास उनकी तालीम व तरबियत का असासा और मेरे जेवरात मिलाकर मुश्किल से 7 लाख बनते थे। अगर भाई को ये असासा न देती, डर था कहीं इसकी मोहब्बत से हाथ न धो बैठूं। बाबा बूढ़े हो रहे थे, उनके बाद मुझ बेवा की दाद रसी करने वाला यही भाई ही था। मेरे इनकार से भाई के दिल पर मलाल आ जाता। यही सोचकर मैंने इसको रकम दे दी और अपने यतीम बच्चों का हक उसकी झोली में डाल दिया कि रकम जमा हो जाए तो महफूज रहेगी और बावक्त जरूरत वापस मिल जाएगी। सालार की खुशी का ठिकाना न था, वो अब फूले न समाता था। एक इस्तिदा की कि अभी अब्बाजी को न बताना, वो खामखा रखना डाल देंगे, होता काम भी ना हो जाएगा। भाई को मैनेजर बनने की खुशी थी तो मैं भी इसी में खुश थी कि इसका तरक्की की मनाजिल तय करने का ख्वाब पूरा हो रहा है। हमने अब्बाजी से मशवरा न किया तो खुशी रास न आई, जल्द ही आस भरे ख्वाबों की उलट ताबीर सामने आ गई। कंपनी के फराड मालिकान रकम निकलवा कर बैरून मुल्क चलते बने। मेरे यतीम बच्चों का असासा छीन लिया गया और मेरे भाई का मुस्तकबिल भी डूब गया। हमारा औसत दर्जे का खुशहाल घराना शदीद माली मुश्किलात में घिर गया। जिन दोस्तों और रिश्तेदारों ने भाई पर एतबार करके रकूम दी थी, उनका भी एतबार उठ गया और कर्ज खा अब्बाजी का दर खटखटाने लगे। मेरी रही सही जमीन और रिस्क का आसरा भी गया। अब्बाजी को दौलत जाने से ज्यादा गम अपने बेटे का हुआ, जो सरमाया खो जाने के सबब गम में घुलकर आधा रह गया था। वो इस कदर सदमे से दोचार हुआ कि इसकी नातजुर्बाकारी का मातम करने को शहर के सारे लोग भी कम पड़ गए, क्योंकि भाई इन दिनों जीने की उम्मीद ही खो बैठा था। वालिद कहते थे कि देखा, मैं न कहता था कि जमीन है तो इज्जत है। हमारे वालिद सियाने थे, उन्होंने किसी हाल जमीन फरोख्त न की, मगर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जमीनें फरोख्त करके इन फिनांस कंपनियों में पैसे लगाए थे। ऐसे मासूम देहातियों की तमाम जमा पूंजी उन कंपनियों ने हड़प कर ली थी। ज्यादा खसारे में गरीब मुलाजिम, पेशा रिटायर्ड लोग और छोटे जमींदार रहे। फिर ओहदे के लालच में नए तालीम याफ्ता नौजवान बेवकूफ बने और अपने रिश्तेदारों की रकमें डुबो बैठे। पेंशन का पैसा, प्रोविडेंट फंड्स और फसल की कमाई, क्या कुछ नहीं डूबा था। लोग बेचारे रोते रह गए थे। ये तो एक कंपनी की कहानी है, ऐसी कई फराड कंपनियों ने इन दिनों हमारे वतन की सरजमीन पर जन्म लिया था और न जाने कितने घरानों में खुशहाली के चिरागों को बुझा दिया था। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।